नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 4 का है, और ये जो कुछ लास्ट चैप्टर्स जो बच चुके हैं उन्हें आज हम लोग फिनिश कर देंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 23, 24, 26 एंड 27। तो कुछ चैप्टर्स जो बीच में यहाँ से मिसिंग है वो इसलिए है क्योंकि उन चैप्टर्स में कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि क्वेश्चंस आए। वो बच्चों के कुछ एक्टिविटीज से रिलेटेड वहाँ पर चैप्टर्स हैं, सो इसलिए उन्हें पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स, इन चारों चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आप सबने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं ईवीएस के, क्लास 3 के हों या फिर क्लास 4 के, इससे पहले के चैप्टर 1 से लेकर 22 तक के सारे वीडियोस को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फिर मैं उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है फ्रेंड्स कि एक पारंपरिक जो है कारीगरी है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य, जो कि पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में चला गया है पोचमपल्ली, ठीक है। ये वहां पर स्थित है, लेकिन ये जो कारीगरी है वो बेसिकली मुख्तारपुर गांव से रिलेट करता है, ठीक है। और ये जो मुख्तारपुर गांव है वो पोचमपल्ली कस्बे के नजदीक है, ठीक है। तो वहां पर ये कारीगरी जो है वो की जाती है पारंपरिक रूप से। तो इस कस्बे के ज्यादातर जो परिवार हैं वो क्या है, बुनकर हैं। और बुनकर किसे कहा जाता है, जो कपड़े बुनने का जो काम करते हैं उन लोगों को बुनकर कहा जाता है, यानी कपड़े बुनने वाले कारीगर। इसीलिए फ्रेंड्स के जो बुनकर जो है वो पोचमपल्ली से रिलेट करते हैं, इस वजह से उनकी जो कारीगरी है, यानी वो जो कारीगरी करते हैं उसका नाम भी पोचमपल्ली पड़ गया, ठीक है। तो इस वजह से उस बुनाई को पोचमपल्ली बुनाई नाम से जाना जाता है। आगे क्या है फ्रेंड्स कि पारंपरिक, यहाँ पर हम लोग कारीगरी की बात कर रहे हैं, पारंपरिक व्यवसाय की बात कर रहे हैं। वो होता क्या है, तो होता यह फ्रेंड्स कि जो कुछ ऐसे कारीगरी जो हैं या कुछ ऐसे कार्य जो हैं जो हमारे जो पूर्वज जो हैं वो करते आ रहे हैं, ठीक है, और उसी कार्य को हमारे आने वाली पीढ़ी भी कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारंपरिक कार्य कहते हैं, पारंपरिक व्यवसाय कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी होता है कि ये जो पोचमपल्ली कारीगरी है वो पारंपरिक रूप से उनके आने वाले जनरेशन भी इसे अभी तक जारी रखे हुए हैं। वहीं हम बात करें कि तेलंगाना में क्या है कि वहां पर पिता को अप्पा कहा जाता है और माता को अम्मा कहा जाता है, ठीक है। अब जो पोचमपल्ली कारीगरी है फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या किए जाते हैं, तो रेशम के धागे से रेशमी कपड़े, साड़ियां, सूट इत्यादि के कपड़े जो हैं वो वहां पर बुने जाते हैं। साथ ही सूती धागे का इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स वो साड़ियां बुनने में, कपड़ों के थान और चादर बुनने में की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर रेशम धागे का इस्तेमाल किया जाता है, सूती धागे का इस्तेमाल किया जाता है पोचमपल्ली कारीगरी में। साथ ही क्या होता है कि जो डिजाइन बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो हर डिजाइन को बनाने के लिए अलग अलग नंबर्स के सुई का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर किसी सुई का नंबर कम है या किसी सुई का नंबर ज्यादा है तो इस बेसिस पे होता है कि आप किस तरह के डिजाइन जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। वहीं इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे हैं भारत में जो कि अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जैसे कि कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां कुल्लू जो है वो शॉल के लिए बहुत ही मशहूर है। वहीं मधुबनी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि मधुबनी की जो पेंटिंग है, चित्रकारी है, वो काफी फेमस है। असम जो है वो सिल्क के लिए मशहूर है, और कश्मीर जो है वो कढ़ाई के लिए मशहूर, यानी कपड़ों पर जो एक प्रकार की सिलाई की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है,
मोटे धागों से उसे कढ़ाई कहते हैं। अब हमारा चैप्टर 24 जिसका नाम है दूर देश की बात। तो ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, उसमें यूएई के आबू धाबी जो नामक जो स्थान है उसकी बात कही गई है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे हैं जिनके अंकल आंटी और उसके बच्चे जो हैं वो आबू धाबी से वापस केरल आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अंकल आंटी आबू धाबी में रहते हैं वो वहाँ की बात जो है वो अपने बच्चों को, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं केरल में, उनके नेफ्यूज वगैरह हैं, उन्हें वो बता रहे हैं। तो केरल में क्या है फ्रेंड्स कि मलयालम भाषा बोली जाती है और यहाँ पर चिटप्पन यानी चाचा को चिटप्पन कहा जाता है और चाची को कुंजम्मा कहा जाता है। ठीक है, आबू धाबी के बारे में अगर हम बात करें तो आबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के पहाड़ की तरह बने हुए हैं जो कि रेत से बने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं कि रेत के टीले जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इसे, ये आबू धाबी में पाए जाते हैं। साथ ही इसके आसपास का जो इलाका है, आबू धाबी के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो भी रेगिस्तानी इलाका ही है। ऐसा नहीं है कि आबू धाबी ही सिर्फ रेगिस्तानी इलाका है, उसके आसपास हरे भरे जमीन है, बल्कि उसके आसपास के जितने भी रीजन्स है वो सारे रेगिस्तानी इलाके में, यानी रेगिस्तानी इलाका वहां पर पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साथ ही आबू धाबी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पर जो है पेट्रोल काफी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो स्थिति ये हो गई है कि एक तो ये रेगिस्तानी इलाका है, तो इस वजह से यहाँ पानी की बहुत कमी है, जबकि पेट्रोल जो है बहुतायत मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। इस वजह से क्या है कि आबू धाबी में पानी जो है वो पेट्रोल से काफी महंगा मिलता है। ठीक है, यानी कि पेट्रोल जो है वो काफी सस्ते दामों पर बिकता है वहाँ, और पानी जो है वो काफी महंगा होता है। इस वजह से लोग जो है पानी खरीद कर पीते हैं और काफी कम इस्तेमाल करते हैं इसे। साथ ही आबू धाबी में क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है ज्यादातर खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है और खजूर के पेड़ को पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है। इस वजह से यहाँ खजूर के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये दिखलाया जा रहा है कि आबू धाबी की जो मुद्रा है, जैसे कि भारत में भारत की मुद्रा क्या है, इसे हम रुपीस कहते हैं, है ना। तो आबू धाबी की मुद्रा को क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है। और एक दिरहम का पिक्चर मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट किया है, जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 दिरहम्स। साथ ही आबू धाबी में बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत है आसपास और बारिश भी नहीं होती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है फ्रेंड्स। इस वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो काफी ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, और वो कपड़े कौन से फैब्रिक्स का होता है, वो सूती के वस्त्र होते हैं। इससे क्या होता है कि गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिलती है। हमारा चैप्टर नंबर 26 जिसका नाम है फौजी वहीदा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, और ये बच्चों को सीख देने वाली चैप्टर्स भी है, जिससे कि बच्चे जो है वो इंस्पायर हो सके इनसे। तो फौजी वहीदा कौन है, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये जो है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ठीक है, इनका पूरा नाम वहीदा प्रिज्म है और ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। आइए और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। ये भारतीय नौसेना में, ठीक है, यानी कि इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं। ठीक है, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यानी कि भारत में अभी तक बहुत ही कम महिलाएं ऐसी हुई हैं जो भारतीय नौसेना में जहाज पर काम करती हैं, यानी भारतीय नौसेना के जो शिप्स होते हैं उन पर अपना ड्यूटी प्रोवाइड कराती हैं। ये काफी कम लोगों में से ये एक है, फौजी वहीदा। तो वहीदा जो है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव की रहने वाली, यानी कि इनकी परवरिश जो है वो गांव से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े शहर में ये रहती थी। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव की रहने वाली हैं।
और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि फौजी वहीदा जो है वो फर्स्ट ऐसी लेडी हुई जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली। यानी कि जो हमारा डिफेंस है, जिसमें कि आर्मी ले लीजिए, नेवी ले लीजिए या फिर एयरफोर्स ले लीजिए, तो वहां क्या कराया जाता है, परेड कराई जाती है। ठीक है, तो ये पहली ऐसी महिला हुई जिन्होंने पूरा का पूरा परेड इन्होंने अकेले संभाला था। ठीक है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, इस तरह के परेड को अकेले संभालना, वो भी एक लेडी होते हुए, ये काफी बड़ी बात मानी जाती है, काफी गर्व की बात मानी जाती है। तो ये परेड होता क्या है फ्रेंड्स, कि जब परेड होती है तो उनके पीछे जो है, तो उसके पीछे जो है वो 4-4 टुकड़ियां होती हैं। ठीक है, तो पूरे परेड में जो व्यक्ति जो है परेड करवाता है उसे टोटली 36 निर्देश जो है वो देने होते हैं। ठीक है, तो इन 36 निर्देशों को याद करना कितना मुश्किल है, सबसे बड़ी बात। अगर आप भूल जाएं तो आपका जो परेड है वहीं पर अधूरा माना जाता है। ठीक है, एक भी जो है निर्देश जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो इस वजह से इसे बहुत बड़ी बात मानी गई है और वहीदा प्रिज्म ने ये चीज करके दिखलाया। ठीक है, उन्होंने अकेले पूरे परेड को कंप्लीट करवाया। आगे क्या कहते हैं कि फौजी वहीदा की विद्यालय शिक्षा यानी स्कूल जो है वो गांव के ही सरकारी स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ कि वो फिर अपने नानी के घर चली गई जो कि राजौरी में रहती थी, और वहां से उन्होंने अपने 12th की परीक्षा जो है वो पास की। साथ ही इनके शौक की अगर बात की जाए तो इन्हें मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। ठीक है, ये चाहती थी कि मैं मोटरसाइकिल राइड करूं। फौजी वहीदा के पिता, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं कि उनकी 3 बेटियां थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो उनके पिता की इच्छा क्या थी, उनके पिता की इच्छा थी कि वो तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर, ठीक है, वो चाहते थे कि उनकी एक बेटी वकील बने, एक बेटी जो है पुलिस या फिर डॉक्टर बने, और एक जो बेटी होगी वो क्या करेगी, बच्चों को पढ़ाने का काम करे। ये उनका सपना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको फील कर सकते हैं कि अगर बेटियों के पिता की सोच इस तरह की होगी कि वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खास करके पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो इनकी स्टोरी है फौजी वहीदा की, वो स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। ठीक है, तो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। तो वहीदा जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई और उनकी बहन जो है वो जम्मू पुलिस में भर्ती हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम देखा कि ये खुद और इनकी बहनें भी जो है वो अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत की और उसमें सक्सेसफुल भी हुई। वहीदा जो है वो जब स्कूल में पढ़ती थी तो उस समय से ही एडवेंचरस काम जो है वो ये किया करती थी। जैसे कि स्कूल में जगह जगह, क्योंकि ये खुद जम्मू कश्मीर से रिलेट करती हैं तो पहाड़ी इलाका है ही वहां पर, तो इस वजह से स्कूल के द्वारा जो कैंप लगाए जाते थे उसमें हमेशा ये शामिल होती थी और पहाड़ों पर चढ़ती भी थी और गर्ल गाइड के रूप में भी अपनी सर्विस जो है वो देती थी, यानी कि लोगों को गाइड भी करती थी। ठीक है, तो वहीदा का क्या सपना था कि वो हर ऐसा काम करना चाहती हैं जो लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी ये सोच है कि इस काम को सिर्फ लड़के कर सकते हैं और इस काम को सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे काम को वो लोग सोचते हैं कि लड़कियां इसे नहीं कर सकती हैं। तो वहीदा की क्या सोच थी कि वो समाज को एक करारा जवाब देना चाहती थी और वो ये दिखलाना चाहती थी कि मैं वो हर काम करूंगी जो लड़के जो है वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ऐसा लोगों की ऐसी सोच है। ठीक है, तो वो हर वो काम करना चाहती थी जो लोग सोचते थे कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं। साथ ही इनका अभी तक का सबसे बड़ा सपना ये है कि ये अपनी सर्विस जो है फिलहाल इंडियन नेवी में शिप पर तो दे ही रही हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि मैं पनडुब्बी में भी अपनी सर्विस जो है वो दूं। इन्हें पनडुब्बी में काम करने का बहुत शौक है, लेकिन फिलहाल ऐसे गवर्नमेंट रूल्स हैं कि पनडुब्बी में सिर्फ
मेंस को ही भर्ती किया जाता है, विमेंस को वहां पर सर्विस नहीं दी जाती है। लेकिन इनका ये सपना है कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं भी पनडुब्बी में जाकर अपनी सर्विस दूंगी। तो यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली बात है फ्रेंड्स कि इनका नाम जो है वहीदा प्रिज्म है, ठीक है। और ये प्रिज्म ऐसा नहीं है कि उनके पिता के नाम से वो जुड़ा हुआ है, बल्कि पिता ने अलग से उनको ये टाइटल दिया प्रिज्म। क्योंकि प्रिज्म क्या होता है कि एक कांच का टुकड़ा होता है, आप सब जानते हैं, और उससे जब लाइट जो है वो पास होती है तो वो 7 कलर्स में उसे रिफ्लेक्ट कर देती है ना, 7 रंगों को वो दर्शाती है। तो इस वजह से उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी वहीदा जो है वो भी उस प्रिज्म की तरह ही अपनी पहचान बनाए। इस वजह से उन्होंने उसे नाम दिया प्रिज्म, जो कि उनके नाम से टाइटल के रूप में भी जुड़ गया और उनका नाम पड़ा वहीदा प्रिज्म। तो चैप्टर नंबर हम लोग आ गए हैं 27 की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो चैप्टर है क्लास 4 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा क्लास 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम है कोशिश हुई कामयाब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर जो है क्या है कि एक छोटी बच्ची की कहानी है जो कि पहाड़ी इलाके में रहती है, ठीक है, लद्दाख में रहती है। और इसका जो पैर है वो थोड़ा डैमेज है फ्रेंड्स। तो इस वजह से स्कूल हालांकि इसके घर से काफी नजदीक है, बट ये पैरों से मजबूर होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके फ्रेंड्स जो हैं वो स्कूल आने जाने की रास्ते को थोड़ा सुगम बना देते हैं, उसको समतल बना देते हैं, जिससे कि ये व्हील चेयर के थ्रू आसानी से खुद से उन रास्तों से होते हुए जा सके, ठीक है। तो इसमें भी फिर जानने वाली बात सिर्फ यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पर लद्दाख में है स्किटपो पुल जो है वो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? लद्दाख में स्थित है ये, ठीक है। और यहाँ पर माँ को अम्मा ले कहा जाता है और पिता को आबा ले कहा जाता है। और पिता की जो माँ होती है यानी कि दादी जो होती है उन्हें मेमेले बोला जाता है। तो इस तरह से ये कहानी दर्शाता है कि किस तरह से अगर हम किसी समस्या से पार पाना चाहते हैं तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ ही हम लोगों को सिर्फ अपने लिए ही कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, इन सब के लिए भी कोशिश जो है वो करनी चाहिए, ठीक है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्लास 4 के सारे चैप्टर्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सबने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप सीटेट नाम के प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल में सीटेट नेम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग, क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो क्या पूछा गया है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, यानी कि ये जो कारीगरी है उसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है इसे, केरल का भाग है नहीं, कर्नाटक का भी नहीं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का भी नहीं। ये पहले आंध्र प्रदेश का भाग था लेकिन अब ये तेलंगाना का भाग हो चुका है, लेकिन क्वेश्चंस उससे पहले के हैं, इस वजह से यहाँ पर आंध्र प्रदेश का ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 66, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाका है, यानी कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और चारों में से कौन कौन स्टेटमेंट सही है उनका हमें सिलेक्शन करना है। स्टेटमेंट ए कहता है कि ये रेगिस्तानी इलाके में, बिल्कुल आबू धाबी जो है वो रेगिस्तानी इलाके में लाई करता है। बी स्टेटमेंट कह रहा है फ्रेंड्स कि आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, जो कि गलत है। गलत नहीं है फ्रेंड्स, सही है, बिल्कुल सही है कि पानी जो है वो पेट्रोल से महंगा है, क्योंकि पानी वहाँ काफी कम पाया जाता है और लोग पानी खरीद कर पीते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल ये भी सही है। आबू धाबी की मुद्रा, ठीक है,
यानी कि वहां के रुपए को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। जी नहीं, वहां के रुपए को फ्रेंड्स दिरहम कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है। तो ए बी सी हमारा जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि कह रहा है कि स्टेटमेंट ए बी और सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ये क्वेश्चन भी पोचमपल्ली से ही रिलेटेड है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? यहाँ पर देखिए, इस चीज को आप लोग नोटिस कीजिए, यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, यानी कि यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ उसके बाद का ये क्वेश्चन बना है, इस वजह से ये जो है सही ऑप्शन हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, तेलंगाना होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था। अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या काबुल? ये आप सब बहुत ही, ये तो आंख बंद करके भी आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, अबू धाबी होगा। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन जो थे इन चारों चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियसली पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ईवीएस का क्लास 4 का सारा चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को अगर ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियोस शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 के चैप्टर्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।